मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रिफिथ टेलर का कटिबंध स्तर सिद्धांत। ग्रिफिथ टेलर ने यह सिद्धांत 1919 में प्रतिपादित किया। उन्होंने मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित एक नवीन संकल्पना का प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत की संज्ञा दी। टेलर पर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। टेलर की संकल्पना अनेक जैविक और भौगोलिक तथ्यों पर आधारित है, जिसका अनेक विद्वानों ने समर्थन किया। कटिबंध और स्तर सिद्धांत के मध्य से टेलर महोदय ने मानव प्रजाति की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में समय के संदर्भ में ये व्याख्या की। टेलर की मान्यता थी कि सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिमयुग से पहले की है। उन्होंने मध्य एशिया से समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थान उत्पत्ति क्षेत्र माना है, जहाँ से वह फैलकर विभिन्न महाद्वीपों में पहुँची। उनके अनुसार महाहिमयुग का अधिक प्रभाव उत्तरी गोलार्ध पर पड़ा, जिसका कारण जलवायु और वनस्पति पेटियाँ भी परिवर्तित हुई। मध्य एशिया की जलवायु गर्म थी और यह मुख्यतः स्टेपी शीतोष्ण घास प्रदेश था। इसके उत्तर में वन पेटियाँ थी, दक्षिण में रेगिस्तान और वन भूमि थी। आखेट उस समय मानव का मुख्य आधार था। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कई अंतरिम हिमयुग भी आए। मानव प्रजाति का उद्भव विभिन्न अंतरिम हिमयुगों की अवधि में हुआ। टेलर के अनुसार सबसे पहले निग्रोटो प्रजाति का विकास मध्य एशिया में हुआ, जहाँ की जलवायु उस समय उष्ण थी। कालांतर में हिमयुग का प्रादुर्भाव हुआ और मध्य एशिया की जलवायु ठंडी हो गई, जिससे मानव के निवास योग्य नहीं रही। गर्म जलवायु वाले वन प्रदेशों की पेटी दक्षिण की ओर खिसक गई, जिसके फलस्वरूप मानव समुदाय ने दक्षिण की ओर प्रवास किया और जलवायु जहाँ पर गर्म थी। बहुत सारे वर्षों तक पुनः जलवायु परिवर्तन में और हिमयुग धीरे धीरे समाप्त हुआ। हिमयुग की समाप्ति पर मध्य एशिया की जलवायु में पुनः परिवर्तन हुआ और उष्ण हो गई, जिसके फलस्वरूप वनस्पति और जीवों की पेटियां पुनः उत्तर की ओर खिसक गई। फलतः दक्षिण की ओर प्रजातियां बहुत से पुनः मध्य एशिया वापस लौट आई, किंतु इसके अनेक वर्ग वापस नहीं लौट पाए और वहीं पर रहने लगे। उन पर अधिक धूप और ताप के प्रभाव से उनकी त्वचा का रंग धीरे धीरे काला हो गया, सिर लंबे हो गए, किंतु उसी अवधि में मध्य एशिया में रहने वाले मनुष्य की त्वचा साफ और सिर चौड़े हो गए। इस प्रकार उष्णकटिबंध में निग्रोटो तथा मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति का विकास हुआ। कालांतर में द्वितीय हिमयुग के आगमन पर मध्य एशिया से पुनः मनुष्यों ने बड़ी संख्या में प्रवास किया। इस मानव समूह ने पहले से रहने वाली प्रजातियों के लोगों को बाहर की ओर खदेड़ दिया, जिससे ये मानव समूह बाहर की ओर स्थानांतरित हो गया। द्वितीय हिमयुग के समाप्त होने पर कुछ मानव समुदाय पुनः मध्य एशिया में लौट आए, किंतु कुछ वर्ग नहीं लौट पाए, वहीं के पर्यावरण में समाहित हो गए। इसी प्रकार जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाद के हिमयुग और अंतर हिमयुग में भी मानव प्रवास होता रहा। इस प्रकार प्रत्येक अंत हिमयुग में मध्य एशिया की भूमि पर नवीन मानव प्रजातियों की उत्पत्ति होती रही, उद्भव हुआ। टेलर के अनुसार सभी मानव प्रजातियों का विकास क्रमिक रूप से मध्य एशिया में हुआ और उनका प्रवास बाहरी प्रदेशों में होता रहा। बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां अपने पूर्ववर्ती प्रजातियों से अधिक चतुर और शक्तिशाली थी। अतः बाद में विकसित होने वाली जितनी भी प्रजातियां थी वो विकसित हुई और बाद की अविकसित। इस प्रकार जो मानव प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वह निग्रोटो, बाद में विकसित प्रजातियों महाद्वीपों की परिधि बाहर की ओर हटती गई। टेलर के मतानुसार मध्य एशिया में निएंडरथल मानव के पश्चात निग्रोटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगलोइड प्रजाति का विकास हुआ। सबसे पहले विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के बाहर की पेटी में पहुंच गई
और बाद में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों की आंतरिक पेटी में ही रही। सबसे बाद में विकसित होने वाली मंगोलॉयड प्रजाति अभी भी आप मध्य एशिया में देख सकते हैं, जहां पर निवास करती है। विभिन्न मानव समूहों का स्थानांतरण कई चरणों में हुआ। प्रत्येक स्थानांतरण मानव समूह दीर्घकाल तक प्रदेश में रहने के बाद इन बाहर की ओर स्थानांतरित होता रहा। स्थानांतरण के कारण नए पर्यावरण से उन मानव समूहों को समायोजित करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के अनेक शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आया। त्वचा का रंग में, सिर, बाल, नाक आदि उसके कद में परिवर्तन आया, और जहाँ पर जलवायु उष्ण थी वहाँ का रंग ब्लैक काला हो गया, और जहाँ की जलवायु शीतोष्ण या शीत थी वहाँ गौरवर्ण बना रहा। टेलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रजाति संबंधी तथ्यों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। नंबर 1, पृथ्वी के विशाल भूखंड में एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति है, जिसके समीप 3 महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हैं। प्रत्येक महाद्वीप में प्रजाति कटिबंध पाए जाते हैं, जो मध्य एशिया से बाहर की ओर आदिकालीन होते गए। सर्वाधिक आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीपों के बाहरी पेटी में और परिधि क्षेत्र में पाई जाती हैं, और सबसे अंत में विकसित होने वाली प्रजातियां केंद्र में अर्थात मध्य एशिया में पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विकास की प्रगति सर्वाधिक हुई, वहाँ भूमि में आदिम प्रजातियों के दबे हुए स्तर सर्वाधिक पाए गए। मानव प्रजाति के विकास का क्रम दोनों प्रकार से एक जैसे ही पाया जाता है, चाहे विकास केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए विभिन्न कटिबंधों को पार किया जाए, अर्थात विकास केंद्र में ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न स्तरों को देखा जाए। आदिम प्रजातियां उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती है जहां पर उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि वे अंतर से स्थानांतरित होकर वहां पहुंची हैं। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया में प्रजातियों का केंद्रीय प्रवास हुआ, और धीरे धीरे वो जो प्रवास है वो दक्षिण पश्चिम एशिया से अफ्रीका होता हुआ, दूसरा प्रवास दक्षिण पूर्वी एशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, और तीसरा प्रवास साइबेरिया से बेरिंग जल तमूर मध्य के रास्ते से उत्तरी अमेरिका में चला गया। इस तरह से जहाँ पर प्रजातियों का जन्म हुआ, मध्य एशिया वो केंद्रीय स्थिति थी, और उसके चारों तरफ कटिबंध स्तर बनते गए। जैसे जैसे नई प्रजातियां विकसित होती गई, वैसे वैसे पुरानी प्रजातियां बाहर की तरफ या महाद्वीपों के अंतिम छोर तक, ऊबड़ खाबड़ जगह और दुर्गम क्षेत्रों पर पहुंचती गई।